Hello friends, welcome to Step Up IAS and today we are going to discuss our news from PIB and द हिंदू। तो आज संडे स्पेशल है और देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ हमारे सामने हैं। तो देखिए सबसे पहले जो न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वेंकैया नायडू जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत चुके हैं 516 वोट से। तो यहाँ पे ये अब हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट हो गए इंडिया के। तो ये इम्पॉर्टेंट इसमें ज़्यादातर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कैसे होता है, क्योंकि इस बार दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी, क्योंकि दोनों चुने गए हैं। तो देखिए ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो ही इज़ ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि देर इज़ ओनली वन कैंडिडेट जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है और चेयरमैन भी है राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो का यही मतलब होता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लीजिए। आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है इनके बारे में, इनकी इलेक्शन और इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड फुलफिल द बिलो कंडीशंस क्या क्या है। सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, तो आपको पता है 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। 30 ईयर या 25 ईयर नहीं है, जबकि जो पीएम के उम्मीदवार की जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होती है। 25 साल में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट की जो एज है वो 35 ईयर है एंड ही कैन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि किसी और इसमें जॉब में नहीं हो सकते, कहीं और से पैसा अर्न नहीं कर सकते। एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए जो जो भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो सब इनके पास होना चाहिए। जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनके लिए होता है कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ लोकसभा मेंबर, तो यहाँ पे राज्यसभा मेंबर है ये। इसके अलावा देख लीजिए डाउट एंड डिस्प्यूट इन इलेक्शन। अगर इलेक्शन से जुड़ा हुआ से जुड़ी हुई कुछ बात आती है, कुछ डिस्प्यूट आते हैं इलेक्शन में, ये गड़बड़ी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो नॉर्मली अगर ऐसी इलेक्शन में डिस्प्यूट और डाउट्स आते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हो। जो आपके प्राइम मिनिस्टर वाला इलेक्शन या जो भी आपके लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है। तो इट विल ओनली चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। आपका जो डिस्प्यूट और ये डाउट्स है हाई कोर्ट में भी नहीं हो सकता, इट विल ओनली हेल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एंड टर्म एंड रिमूवल, इसकी बात कर लेते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, 5 ईयर का होता है। एंड ये रेजिग्नेशन पहले भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये जब रेजिग्नेशन अपना देंगे तो सबमिट वो प्रेसिडेंट के पास करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। टर्म में ऑल्सो टर्मिनेट अर्लियर बाय रिमूवल, पहले भी जो है वो रिमूवल किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनका जो रिजोल्यूशन होता है रिमूव करने का, वही वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी अपनाया जाता है। इसके लिए इम्पीचमेंट नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट का अगर रिमूवल करना होता है तो उसमें इम्पीचमेंट होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में इम्पीचमेंट नहीं होता है। जिस तरीके से राज्यसभा के मेंबर को हटाया जाएगा वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाया जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनका जो पूरा का पूरा रोल है वो राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। तो इनके बारे में कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है, इलेक्शन है या रिमूवल है या इलेक्ट करना है लोगों को, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें राज्यसभा का ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से स्पीकर होते हैं लोकसभा में, वैसे ही ये होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अगला न्यूज़ देखिए, मालाबार पीट वाइपर। ये अब इकोलॉजी पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ किस रीजन में आते हैं और इनका IUCN स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि IUCN जो रेड लिस्ट आती है इनमें इनका जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न्ड है, मतलब ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, कोई कमी नहीं है इनकी। तो ये लीस्ट कंसर्न्ड है पूरी तरीके से। दूसरी चीज़, ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, एक मतलब द मालाबार पिट वाइपर अ वंडर ऑफ वेस्टर्न घाट, ऑर्गेनाइज बाय द कंजर्वेशनिस्ट। ये देखिए, जब भी कुछ
एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जीबिशंस या शो लगाए जाते हैं, तो उसका मेन कंसर्न यही होता है कि लोगों को अवेयर किया जा सके उन चीज़ों से। तो यहाँ पे ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे पानी की थोड़ी कमी हो गई है, और जो ये वाइपर्स हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है वो वाटर से लिंक्ड होती है, मतलब वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो देखिए, मालाबार पिट वाइपर, वन ऑफ द इंडियाज़ मेनी स्नेक्स एंड फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मालाबार पिट वाइपर है ये सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं। ये स्नेक की एक वैरायटी है, अगर पूछा जाए कि एग्ज़ाम में ये क्या है तो ये स्नेक की एक वैरायटी है। एंड ये जो पानी से बहुत लिंक्ड होते हैं, तो वाटर, ये जो मानसून पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है वेस्टर्न घाट पे, या इंडिया के रीजन्स में मानसून कम ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी वजह से इनकी संख्या में कमी हो रही है धीरे धीरे, और साथ ही साथ इनका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से आपको इसको ध्यान में रखना है, अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो मोस्ट प्रॉब्ली प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आगे देख लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। एक्चुअली अभी इन्होंने न्यूज़ में ऐसा था कि ईबे को कुछ ईबे से जुड़ा हुआ कोई न्यूज़ था अभी न्यूज़पेपर में, बट हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो जीएसटी जो टैक्स दे रहे हैं आप, लग रहा है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, विच इज़ बी लेविड ऑन द मैन्युफैक्चरर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा है, सेल पे लग रहा है और कंजम्पशन पे लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनके लेजिस्लेशन के बारे में देख लेते हैं कि काउंसिल किस में आता है, क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए, इस लेजिस्लेशन को लाने के लिए 6 अलग अलग बिल्स को पास किया गया है और एक्ट बनाया गया है। तो 6 कौन कौन से बिल हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो जीएसटी है ये 101st यानी कि 101st अमेंडमेंट एक्ट है 2016। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है यूपीएससी में प्रीलिम्स में, तो ये 101st अमेंडमेंट एक्ट है, और 122वां बिल था। ये जो जीएसटी वाला बिल था वो 122वां था, आपको पता भी होगा। इसमें 6 जो हैं कौन कौन से हैं, तो देखिए, सेंटर जीएसटी एक है बिल 2017, और ये पास कर दिया गया है। इसमें ये जो डाटा है ये पहले का डाटा है, तो ये सारी चीज़ें ये पास हो चुकी हैं। स्टेट जीएसटी भी पास हो चुका है, कई राज्यों ने पास कर दिया है इसको भी। तो एक स्टेट जीएसटी एक्ट बना है, फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट अलग से है, इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी बिल अलग से है, और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट बिल अलग से है। तो ये सब देखिए, ये इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का पार्टिसिपेशन रहेगा। जो आईजीएसटी है, सेंटर जीएसटी सेंटर के लिए, और स्टेट जीएसटी स्टेट के लिए है। ये तो समझ में आपको आ ही रहा है, यूटी के लिए है। अब ये जो कंपनसेशन टू स्टेट है, इसमें ऐसा है इस एक्ट में कि ये पास हो चुका है, तो जो डाटा आपके सामने है वो पुराना है, इस वजह से इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट में ऐसा है कि जिन राज्यों को ये डर था जीएसटी लागू होने के पहले कि इसके लागू होने के बाद जो उनके पास टैक्स आते हैं वो उनमें कमी हो जाएगी और उनका नुकसान हो जाएगा, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हम अगले 5 ईयर तक, इसको ध्यान में रखिएगा, अगले 5 सालों तक आपको कंपनसेशन देंगे। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देगी 5 साल तक। उनका जो भी नुकसान होगा उसके लिए पूरा वो यहाँ पे पेमेंट करेगी स्टेट को। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब एक और बात बहुत ज़रूरी है, देखिए जीएसटी काउंसिल जो है प्रॉपरली ये 279 ए है, 279 ए आर्टिकल है जीएसटी काउंसिल। तो याद रखिएगा, एक तो सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरी चीज़ ये आपके इसका आर्टिकल 279 ए है। एंड प्रेसिडेंट हेडेड, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया है, और इसको हेड कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। और इस काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, 1 नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट, हर राज्यों से एक नॉमिनेटेड मेंबर होता है इसके अंदर, हु इज़ इन चार्ज टू फाइनेंस और टैक्सेशन, और जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो स्टेट वाले होते हैं वो इसमें होते हैं। इसके अलावा जीएसटी हैज़ डिस्कस्ड इन डिटेल, अब क्या है इसमें डिटेल्स, और तो इसमें वोटिंग होती है। जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो वोटिंग के आधार पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा नहीं कि वोटिंग कैसे होती है, बट उसमें जो 1/3 है वो राज्यों के पास है, 2/3 सेंटर के पास है। तो इसका भी एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट है कि राज्यों का ये कहना है कि जो वोटिंग राइट है वो ज़्यादा सेंटर ने अपने पास लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डोमिनेंस हो सकता है आगे चल करके।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल, इसके बारे में आप अच्छे से और पता कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पॉलिटी का एक अहम मुद्दा है ये, इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑब्जेक्टिव अगर आपको समझना है कि ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि क्या है ये, इस नाम से एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता। हाँ, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो सकता है, इतना क्लियर हो सकता है, बट किसके लिए क्या है वो क्लियर नहीं होता। तो देखिए, देर आर लॉट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एंटरप्रेन्योर्स इन द एमएसएमई सेक्टर। तो हमें जैसा पता है कि जो मीडियम स्मॉल और ये माइक्रो इंटरप्राइजेज होते हैं, एमएसएमईज होते हैं, इसमें बहुत सारे एससी एसटीज़ और जो आप कह सकते हैं कि लोअर ग्रुप से लोग हैं वो इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। कई सारी वुमेंस इन्वॉल्व होती हैं ऐसे सेक्टर्स में, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है शेड्यूल बैंक से लोन लेना और पैसा लेना, क्योंकि देखिए उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है जिससे कि वो रख पाएँ वहाँ पे बैंक में, सिक्योरिटी दे पाएँ कि हाँ इतनी ज़मीन है या इतना कुछ है। उनको प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उन्होंने छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट किए हैं। अब वो छोटे से, मतलब आप कह सकते हैं कुटीर उद्योग के लिए, अगर घर में कपड़े सिलाई की मशीन ही लगी है 4, या कपड़े बुने जा रहे हैं, या ऐसे छोटे छोटे काम किए जा रहे हैं, तो उनके लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन ले सकें। तो उनको हेल्प करने के लिए इसको लाया गया है। बहुत अच्छा ये प्लान है, बहुत अच्छा ये स्कीम है। इट इज़ अ टाइट स्क्रूटनी देयर बाय डिफीटिंग द पर्पस ऑफ रीफाइनेंस देम अंडर द फंड्स रिलीज फ्रॉम सिडबी। सिडबी से इसके लिए फ़ंड रिलीज़ किया जाता है एंड ओनली। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो मुद्रा बैंक है, मतलब बैंक के बारे में बाद में देख लेंगे, बट जो इस एमएसएमई सेक्टर है इसमें जब लोग पैसे लेते थे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उनको, और इवन सिर्फ 4% ऐसे लोग होते थे जो कि ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो पाते थे, या फिर वो पैसे लेने में कामयाब हो पाते थे मनी लेंडर से, या जो शेड्यूल बैंक से वहाँ से लोन लेने में। तो इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू लॉन्च अ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा बैंक टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द अबव मेंशन्ड क्लास। तो जो ये सारे जो ऐसे लोग हैं, वुमेन हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है ये मुद्रा, इसका फुल फॉर्म यही है। एंड दिस इंस्टीट्यूशन डू नॉट गिव लोन बियॉन्ड 50,000 टू अ सिंगल पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति को 50,000 से ज़्यादा का लोन नहीं देंगे इनकी तरफ से। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए, पार्टनर ऑल स्टेट रीजनल लेवल coordinators to provide easy finance to even the remote investors। तो इसमें कौन कौन से लोग हैं, प्राइमरी फंक्शंस इसके क्या हैं देखिए। फ्रेम पॉलिसी गाइडलाइंस, पॉलिसी बनाना एमएफआईज के लिए, जो माइक्रो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हैं उन सब के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, रेगुलेशंस को देखना, ये सारे जो वर्क हैं इसके अंदर आते हैं। एंड टू प्रोवाइड अ प्रॉपर प्रोटेक्शन टू द रिकवरी मेथड, कि हाँ अगर 50,000 लोगों ने लिया है तो किस तरीके से वो रिटर्न करेंगे, कैसे वापस आएगा, और जो क्लाइंट है उनके वेलफेयर का ध्यान रखना, उनके साथ होने वाली हर परेशानी को रिजॉल्व करना, ये सारी चीज़ें इस स्कीम का पार्ट है। तो काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो बैंक है वो SC STs और वुमेंस को हेल्प करती है फॉर मेकिंग अ स्मॉल एंटरप्राइजेस, और कहीं ना कहीं जो एक स्टार्टअप वाला है या सेल्फ डिपेंडेंट होने की तरफ ये आगे लेकर के जाता है। तो बहुत ज़रूरी है ये। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी हेयर एंड फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू दिस वीडियो। और वीडियोस देखते रहिए, अपने कमेंट्स को आप लिख सकते हैं, और कहीं आपको कभी किसी टॉपिक को डिस्कशन करना हो तो आप टॉपिक का भी नाम लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू, अगर किसी में आपको कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि उस टॉपिक को मुझे एक बार क्लियर कर लेना चाहिए, तो आप वहाँ पे टॉपिक का नाम ज़रूर लिख दें। आई विल इंक्लूड योर टॉपिक इन माई वीडियोज़। So thank you very much and happy Friendship Day to all. Enjoy your day, but study is quite necessary this time. Who is going to write the mains? So keep study, friends. Thank you. Keep studying.